कहानी की शुरुआत होती है शिवा पंडित से, जो सीबीआई का एक तेज तर्रार ऑफिसर है। एक दिन सीबीआई चीफ उसे तुरंत दिल्ली बुलाते हैं और एक बेहद सेंसिटिव केस उसके हवाले कर देते हैं। मामला था गीता नाम की एक लड़की के अचानक गायब होने का। शक सीधा इलाके के ताकतवर एमएलए सरदार हुसैनी पर जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि पूरे केस में सिर्फ एक ही गवाह मौजूद थी, मां भारती, एक बुजुर्ग महिला जो भूलने की बीमारी से जूझ रही थी। उनकी याददाश्त इतनी कमजोर थी कि उन्हें खुद ठीक से याद नहीं था कि उन्होंने क्या देखा था। ऊपर से अधिकारियों को डर था कि अगर मामला गलत दिशा में गया तो पूरे इलाके में धार्मिक तनाव फैल सकता है। इसलिए इस केस की जिम्मेदारी शिवा को दी जाती है। केस मिलते ही शिवा सीधा कोलकाता पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उसकी मुलाकात कुछ मीडिया वालों और एक अजीब से नशे में धुत आदमी से होती है। वह आदमी कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। इसलिए शिवा उसे इग्नोर करके सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। थाने के अंदर पहुंचते ही उसकी नजर मां भारती पर पड़ती है, जिन्हें घंटों से पूछताछ के लिए बैठाकर रखा गया था। वही इस पूरे मामले की इकलौती आई विटनेस थी, लेकिन कमजोर याददाश्त की वजह से पुलिस को उनसे कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रही थी। जब शिवा केस फाइल्स देखता है तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हुई है। उसे साफ महसूस होता है कि लोकल पुलिस सच सामने लाने की बजाय मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि उन्होंने मां भारती को ही शक के दायरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन शिवा का शक शुरू से ही सरदार हुसैनी पर था, क्योंकि उसके इन्फ्लुएंस और पावर के सामने इलाके में कोई भी खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ देर बाद शिवा देखता है कि सरदार हुसैनी थाने के बाहर अपने समर्थकों की भीड़ जमा कर रहा है। वह लोगों को पुलिस के खिलाफ भड़काने लगता है। मामला संभालने के लिए शिवा उससे बात करने आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह सवाल पूछने की कोशिश करता है, भीड़ अचानक पत्थरबाजी शुरू कर देती है। एक पत्थर सीधा शिवा के सिर पर लगता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर सरदार हुसैनी वहां से निकल जाता है। उसी दौरान चतुर नाम का वह पागल आदमी शिवा की मदद करता है। असल में वह 1946 के कलकत्ता दंगों का जिंदा गवाह था। उन दंगों में उसने इतने खौफनाक हालात देखे थे कि उसका मानसिक संतुलन प्रभावित हो गया था। इतना ही नहीं, दंगाइयों ने उसकी जीभ तक जला दी थी, जिसकी वजह से वह आज भी ठीक से बोल नहीं पाता था। पत्थरबाजी के बाद अब शिवा इस केस को पूरी सीरियसनेस के साथ लेना शुरू कर देता है। सबसे पहले वह मां भारती से बात करता है, लेकिन यहाँ एक अजीब चीज होती है। मां भारती बार बार शिवा को अमर कहकर बुलाने लगती हैं। धीरे धीरे उनकी यादें अतीत की तरफ लौटने लगती हैं। अब सवाल ये था कि आखिर ये अमर कौन है और मां भारती उससे जुड़ी बातें क्यों याद कर रही हैं। इन्हीं सवालों के साथ कहानी हमें सीधे ले जाती है साल 1942 में। उस समय मां भारती का नाम भारती बनर्जी था। वह एक निडर, तेज दिमाग और बेबाक लड़की थी। उसके पिता एक जज थे जो महात्मा गांधी के विचारों को मानते थे, लेकिन भारती की सोच उनसे बिल्कुल अलग थी। उसे लगता था कि आजादी सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि लड़कर हासिल की जा सकती है। एक दिन कॉलेज के एक समारोह में जब एक अंग्रेज गवर्नर उसे सम्मानित करने मंच पर आता है, तभी भारती अचानक अपनी पिस्तौल निकालती है और उसे गोली मार देती है। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। अपने माता पिता की आंखों के सामने उसने अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दे दी थी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उसके पिता कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे। इसकी नाबालिग होने की वजह से कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया जाता है। समय बीतता है और कहानी पहुंचती है साल 1945 में। इस बार भारती के पिता उसे महात्मा गांधी से मिलवाने ले जाते हैं। भारती के मन में कई सवाल थे। अगर आजादी मिल गई तो आगे क्या होगा? अगर सत्ता में बैठे लोग गलत फैसले लेने लगे तो क्या होगा? और क्या सिर्फ अहिंसा से देश को बचाया जा सकता है? गांधी जी उसकी सारी बातें ध्यान से सुनते हैं। फिर वह उसे समझाते हैं कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता और उसका कानून होता है। वह कहते हैं कि हिंसा सिर्फ बर्बादी लाती है, जबकि असली जीत लोगों को साथ लेकर चलने में है। आने वाले विभाजन के खतरे को देखते हुए गांधी जी उसे नफरत नहीं बल्कि भरोसा और शांति का रास्ता चुनने की सलाह देते हैं। उनकी बातें भारती पर गहरा असर छोड़ती हैं और अब वह हिंसा की जगह शांति का रास्ता चुनने का फैसला कर लेती है। कहानी फिर से वर्तमान में लौटती है। शिवा अपने जख्म साफ कर रहा होता है, तभी वहां गौरी नाम की एक पत्रकार आती है और यहीं से केस में पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। गौरी बताती है कि जिस गीता नाम की लड़की के केस को आप सॉल्व कर रहे हैं, उसकी मां कभी सरदार हुसैनी की पार्टी का हिस्सा थी, लेकिन वहां उनके साथ बेहद बुरा व्यवहार किया गया। जब गीता को इस बारे में पता चला तो उसने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख उसकी मां ने उसे पढ़ाई के बहाने दिल्ली भेज दिया। दूसरी तरफ मां भारती ने गीता की मां को उस माहौल से बाहर निकालने में काफी मदद की थी, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मां की मौत हो जाती है। मां के गुजरने के बाद गीता वापस बंगाल लौटती है और इस बार उसका सिर्फ एक ही मकसद था, सरदार हुसैनी की सच्चाई सबके सामने लाना। किसी को शक न हो, इसलिए वह मां भारती के घर में रहने लगती है। इसके बाद गौरी शिवा को गीता का रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो दिखाती है। वीडियो में गीता दावा कर रही होती है कि सरदार हुसैनी अवैध तरीके से लोगों को बंगाल में बसाता है और फिर उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करता है। गीता ये भी कहती है
कि इलाके के बहुत से लोग उसकी सच्चाई जानते हैं, लेकिन उसके डर से कोई मुंह नहीं खोलता। उसकी ताकत और पहुंच लोगों को चुप रहने पर मजबूर कर देती है। लेकिन तभी वीडियो रिकॉर्ड करते समय कुछ लोग अचानक गीता पर हमला कर देते हैं और पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। गौरी को लोकल पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए उसने ये वीडियो किसी को नहीं दिखाया। लेकिन अब उसे लगता है कि शिवा सच तक पहुंच सकता है, इसलिए वह पूरा सबूत उसके हवाले कर देती है। वीडियो देखने के बाद शिवा तुरंत सरदार हुसैनी को पूछताछ के लिए बुलाता है, लेकिन खुद आने की बजाय वह अपने गुंडों को भेज देता है। कुछ ही देर में माहौल गर्म हो जाता है। पुलिस वाले शिवा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह अकेले ही उन सभी बदमाशों से भिड़ जाता है और देखते ही देखते सबको वहां से भगा देता है। इसके बाद शिवा एक बार फिर मां भारती के पास पहुंचता है। वह उनसे गीता के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार भी मां भारती सीधा जवाब नहीं देती। वह एक रहस्यमयी कहानी सुनाना शुरू करती है। कहानी एक बार फिर 1945 में चली जाती है। उस समय भारत का बंटवारा होने वाला था और पूरे देश का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। इसी दौरान गांधी जी की मुलाकात जिन्ना से होती है। गांधी जी का मानना था कि हिंदू और मुस्लिम सदियों से साथ रहते आए हैं, इसलिए उन्हें आगे भी साथ रहना चाहिए। लेकिन जिन्ना की सोच अलग थी। उनका कहना था कि दोनों समुदायों के बीच इतने मतभेद हैं कि साथ रहना मुश्किल है और यही मतभेद आगे चलकर बड़ी समस्याएं पैदा करेंगे। फिर आता है 16 अगस्त 1946। बंगाल में एक आम दिन की तरह सुबह हुई थी। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में इतिहास के सबसे खतरनाक दंगों में से एक शुरू होने वाला है। उस दिन गवर्नर ने छुट्टी का ऐलान किया था। साथ ही कई पुलिस स्टेशनों में हिंदू अधिकारियों की जगह मुस्लिम अधिकारियों की तैनाती की गई थी। माहौल धीरे धीरे बदल रहा था और लोगों को इसकी भनक तक नहीं थी। इसके बाद कुछ कट्टरपंथी तत्व अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर दंगे भड़काना शुरू कर देते हैं। जब लोग बंटवारा नहीं चाहते थे, तब कुछ ताकतवर लोग हालात ऐसे बनाना चाहते थे कि लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हट जाए, और यही वजह थी कि पूरे बंगाल को आग में झोंक दिया गया। इन्हीं दंगों के बीच भारती भी फंस जाती है। किसी तरह जान बचाते हुए वह अपने पिता जस्टिस बनर्जी तक पहुंचती है। उस समय जस्टिस बनर्जी भी अपनी पत्नी और बेटी को लेकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। भारती भी कार में बैठ जाती है और तीनों वहां से निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है। कार रुकते ही हालात और खतरनाक हो जाते हैं। भीड़ उनकी तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर जस्टिस बनर्जी अपनी पत्नी और बेटी को आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, जबकि वह खुद पेट्रोल लाने निकल जाते हैं। भारती और उसकी मां भागते हुए एक मिल में पहुंचते हैं, जहां पहले से ही कई लोग छिपे हुए थे। लेकिन तभी उस मिल को आग लगा दी जाती है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। भारती किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसकी मां वहां से नहीं निकल पाती। उसी दौरान कुछ हमलावर वहां पहुंचते हैं और कई लोगों की बेरहमी से हत्या कर देते हैं। अपनी आंखों के सामने इतना सब होते देखकर भारतीय बेहोश हो जाती है। अगली सुबह उसकी आंख खुलती है और उसके सामने खड़ा होता है एक सिख युवक अमरजीत। अमरजीत उसे हिम्मत देता है और कहता है कि अगर उसे जीना है तो उसे हिम्मत से काम लेना होगा। इसके बाद वह भारतीय को गोपाल पाठा के पास लेकर जाता है। गोपाल पाठा उन लोगों की मदद कर रहे थे जो दंगों में अपना सब कुछ खो चुके थे। वहां अलग अलग जगहों से आए कई हिंदू शरण लिए हुए थे और सभी मिलकर एक दूसरे की मदद कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उन पर लगातार हमले हो रहे थे। ऐसे में कुछ लोगों ने जवाबी हमला करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अगर वे चुप रहे तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जब गांधी जी को इसकी जानकारी मिलती है तो वह लोगों से हथियार छोड़ने की अपील करते हैं। कई लोग उनकी बात मान भी लेते हैं। इसके बाद गांधी जी धरने पर बैठ जाते हैं। वहीं पर एक दिन गोपाल पाठा भी उनसे मिलने आता है। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था। वह गांधी जी से पूछता है, अगर कोई हमारी बहन बेटियों को उठा ले जाए तो हम क्या करें? गांधी जी अपना जवाब देते हैं, लेकिन गोपाल पाठा उस जवाब से सहमत नहीं होता। इसलिए वह साफ कह देता है कि वह अपने हथियार नहीं छोड़ेगा। उधर दंगे लगातार बढ़ते जाते हैं। लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हर तरफ सिर्फ लाशें, डर और बर्बादी दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर भारती और अमरजीत दोनों अंदर तक हिल जाते हैं। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। इस बार सरदार हुसैनी के इशारे पर भीड़ शिवा के खिलाफ नारे लगाने लगती है। शिवा लोगों से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मां भारती उसे रोक लेती हैं। वह कहती हैं, भीड़ से बात मत करो। भीड़ की अपनी कोई सोच नहीं होती। वो सिर्फ वही करती है जो उसका मालिक उसे करने को कहता है। फिर मां भारतीय को पास्ट की कुछ घटना याद आती है। वह अपने अतीत का एक दर्दनाक किस्सा सुनाती है। वह बताती हैं कि जब जस्टिस बनर्जी उन्हें और उनकी मां को आगे भेजकर खुद भीड़ को समझाने गए थे, तब उन लोगों ने उनकी बात सुनने की बजाय उन्हें बेरहमी से मार डाला था। मां भारतीय शिवा को समझाती हैं कि भीड़ कभी तर्क नहीं समझती, वह सिर्फ आदेश मानती है। अब शिवा को यकीन हो जाता है कि इस पूरे खेल के पीछे सरदार हुसैनी ही है, इसलिए वह सीधे उसे गिरफ्तार करने के इरादे से उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन सरदार हुसैनी भी कोई साधारण आदमी नहीं था। फिर वह तुरंत शिवा के सीनियर
और सीबीआई चीफ को फोन लगा देता है। फोन पर सीबीआई चीफ शिवा को डांटते हुए कहते हैं कि उसे इतनी बड़ी कार्रवाई करने से पहले अनुमति लेनी चाहिए थी। वह साफ कहते हैं कि अगर सरदार हुसैनी की गिरफ्तारी हुई तो इलाके में फिर से दंगे भड़क सकते हैं और उनका मकसद किसी भी कीमत पर शांति बनाए रखना है। अब शिवा के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। सरदार हुसैनी इसका पूरा फायदा उठाता है। वह शिवा से सबके सामने माफी मांगने को कहता है। मजबूरी में शिवा माफी मांग लेता है, लेकिन सरदार हुसैनी का अहंकार यही नहीं रुकता। वह उसे बंगाली भाषा में माफी मांगने के लिए कहता है। शिवा वह भी कर देता है और तभी सरदार हुसैनी उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। पूरा कमरा खामोश हो जाता है। शिवा अपमान से जल रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह वहां से निकल जाता है। रास्ते में वह अपने जूनियर से चतुर के बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि चतुर कभी एक पुलिस अधिकारी हुआ करता था, लेकिन उसने भी एक ताकतवर आदमी के खिलाफ आवाज उठाई थी और उसी की सजा उसे मिली। उस आदमी ने चतुर की जीभ कटवा दी थी। तभी से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। यह सुनकर शिवा के मन में चतुर के लिए सम्मान और बढ़ जाता है। वह उसके साथ बैठता है और उसकी अधूरी अधूरी बातें सुनने की कोशिश करता है। चतुर उसे बताता है कि भारत सिर्फ 2 हिस्सों में नहीं बंटा। आज भी लोग भाषा, जाति, क्षेत्र, आरक्षण और धर्म के नाम पर बंटे हुए हैं और हर दौर में कुछ लोग इन बंटवारों का फायदा उठाकर सत्ता तक पहुंचते रहे हैं। वह कहता है, सरदार हुसैनी जैसे लोग अचानक पैदा नहीं होते, इन्हें इतिहास पैदा करता है। अब शिवा को मां भारती की पूरी कहानी जाननी थी। वह जानना चाहता था कि आखिर कैसे उन्होंने इतने दर्द और तबाही के बाद भी हार नहीं मानी। लेकिन मां भारती को ज्यादा कुछ याद नहीं था। फिर भी एक नाम ऐसा था जिसे वह कभी नहीं भूली और वो नाम था गुलाम सरवार। यहीं से कहानी एक बार फिर अतीत में चली जाती है। इस बार जगह थी नोआखाली, जहां लगभग 80% मुस्लिम और 20% हिंदू आबादी रहती थी। मुस्लिम लीग इस इलाके को पाकिस्तान में शामिल करना चाहती थी और इसी मकसद के लिए उन्होंने एक खतरनाक आदमी को तैयार किया था, गुलाम सरवार। उसका सिर्फ एक मिशन था, किसी भी कीमत पर नोआखाली को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना। लेकिन वहां के हिंदू अब भी डटे हुए थे। उनमें सबसे प्रमुख थे राजेंद्र लाल। राजेंद्र लाल वंदे मातरम नाम का अखबार चलाते थे। दिलचस्प बात यह थी कि उनके अखबार में कई मुस्लिम कर्मचारी भी काम करते थे, लेकिन बढ़ते तनाव की वजह से वे सभी नौकरी छोड़कर चले गए। राजेंद्र लाल का मानना था कि लोगों को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए और सच जानना चाहिए, लेकिन कर्मचारियों के चले जाने से उनका अखबार बंद हो गया। साथ ही राजेंद्र लाल जस्टिस बनर्जी के बेहद करीबी दोस्त भी थे, इसलिए भारतीय फैसला करती है कि वह हार नहीं मानेगी। वह अमरजीत के साथ मिलकर वंदे मातरम अखबार को दोबारा शुरू करने का फैसला करती है। उनका मकसद था लोगों तक सच्चाई पहुंचाना, और जैसे ही इसके बारे में गुलाम को पता चलता है, वह गुस्से में सीधे राजेंद्र लाल के ऑफिस पहुंच जाता है और सबको खुलेआम धमकी देने लगता है। गुलाम भारती को धमकाते हुए कहता है कि एक दिन वह उसे अपनी बेगम बनाएगा। यह सुनकर अमरजीत का गुस्सा फूट पड़ता है। वह गुलाम को जमकर जवाब देता है। माहौल इतना गर्म हो जाता है कि दोनों के बीच टकराव की नौबत आ जाती है। जाते जाते गुलाम सिर्फ एक बात कहता है, हमारी मुलाकात बहुत जल्द फिर होगी। इसके बाद गुलाम उन अखबारों का रास्ता बंद करवा देता है जो नोआखाली की सच्चाई बाहर की दुनिया तक पहुंचा रहे थे। दूसरी तरफ कई लोग उसकी धमकियों से डर जाते हैं। नतीजा यह होता है कि अखबार की छपाई एक बार फिर रुक जाती है। कुछ समय बाद दिवाली आती है। पूरे इलाके के लोग राजेंद्र लाल के घर पर इकट्ठा होते हैं और त्योहार मनाने लगते हैं। वहीं भारती और अमरजीत छपाई वाली जगह पर दिए जलाने जाते हैं, लेकिन तभी गुलाम और उसके आदमी राजेंद्र लाल के घर पर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच जाती है। कई लोगों की जान चली जाती है और राजेंद्र लाल पर भी बेरहमी से हमला किया जाता है। उसकी बर्बरता से हत्या कर दी जाती है। किस्मत से उस समय भारती और अमरजीत वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए उनकी जान बच जाती है। उधर गांधी जी तक भी बंगाल के हालात की खबर पहुंच चुकी थी, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उन्हें भी कोई आसान रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे यह साफ हो जाता है कि देश का बंटवारा अब लगभग तय है। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। इधर शिवा पूरी तरह से परेशान हो चुका था। उसके पास सरदार हुसैनी के खिलाफ कई शक थे, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे, इसलिए वह सरदार के आदमियों को पकड़कर गीता के बारे में पूछताछ शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही सरदार हुसैनी को पता चलता है कि शिवा अभी भी जांच कर रहा है, इलाके में फिर तनाव बढ़ने लगता है। हालात बिगड़ते देख सीबीआई चीफ शिवा को वापस बुलाने का आदेश दे देते हैं। इतना ही नहीं, उसे सस्पेंशन का नोटिस भी मिल जाता है। सीबीआई चीफ उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब शिवा की सोच बदल चुकी थी। उसे एहसास हो चुका था कि इतिहास की गलतियां सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहती, उनका असर पीढ़ियों तक चलता है। वह समझ चुका था कि जब भी नफरत और डर का माहौल बनाया जाता है, सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को होता है। शिवा सीबीआई चीफ से एक आखिरी मौका मांगता है सरदार हुसैनी को पकड़ने के लिए। बहुत मुश्किल से सीबीआई चीफ उसे एक आखिरी मौका देते हैं। वह कहते हैं,
अगर तुम हालात संभाल सकते हो तो जाओ और सरदार हुसैनी से बात करो। शिवा इस बात के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उससे पहले वह एक बार फिर माँ भारती के पास पहुंचता है। वह चाहता था कि शायद उन्हें गीता के बारे में कुछ और याद आ जाए, लेकिन गीता की जगह माँ भारती को 15 अगस्त 1947 की वह दर्दनाक रात याद आ जाती है। वह रात जब गुलाम ने अमरजीत को पकड़ लिया था। अमरजीत को बुरी तरह पीटा गया और उसके शरीर के 2 हिस्से कर दिए गए। उस समय भारती के पास मौका था गुलाम को खत्म करने का, लेकिन वो उसे मारने में नाकाम रहती है। माँ भारती शिवा से कहती है कि उनके दिल में एक पछतावा हमेशा रह गया कि उस दौर में वह गुलाम को रोक नहीं पाई। ये सुनकर शिवा दुखी हो जाता है, एकदम लाचार मजबूर इंसान की तरह। फिर वह एक फैसला लेता है। शिवा सीधे सरदार हुसैनी के पास पहुंच जाता है। शिवा की तलाशी लेने के बाद उसे अंदर बुलाया जाता है। शिवा हुसैनी से पूछता है, अगर मुझे तुम्हारे सिस्टम का हिस्सा बनना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सरदार हुसैनी मुस्कुराता है और कहता है, सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचना बंद करना होगा और बहुत कुछ देखकर भी अनदेखा करना सीखना होगा। फिर वह शिवा को अपने बंगले की बालकनी में ले जाता है। वहां एक ऐसा सच छिपा था जिसने शिवा को अंदर तक हिला दिया। जिस गीता को शिवा ढूंढ रहा था वह अभी भी जिंदा थी और सरदार हुसैनी के कब्जे में थी। शिवा के सामने ही गीता को मारकर एक बड़े गड्ढे में दफन कर दिया जाता है। ये देखकर शिवा का खून खोलता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। शिवा के दिमाग में माँ भारती और चतुर की सारी बातें घूमने लगती हैं। उसे महसूस होता है कि अगर वह अब भी चुप रहा तो शायद वह जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। इसके बाद सरदार हुसैनी शिवा को अकेले कमरे में बुलाता है और उसे अपने सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए कहता है। तभी शिवा देखता है कि सभी गार्ड्स नीचे खड़े हैं। वह इसी मौके का फायदा उठाता है और सरदार हुसैनी का गला दबाकर उसकी बोलती हमेशा के लिए बंद कर देता है। कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें थम जाती हैं। बाहर तक कोई आवाज नहीं जाती, इसलिए किसी को जरा सा भी शक नहीं होता कि अंदर क्या हुआ है। इसके बाद शिवा चुपचाप वहां से निकल जाता है। वह आखिरी बार माँ भारती के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि उसने सरदार हुसैनी को मौत के घाट उतार दिया है। यह सुनकर माँ भारती और चतुर दोनों खुश हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे सालों पुराना एक बोझ आखिरकार उनके दिल से उतर गया हो। इसी के साथ माँ भारती की याददाश्त भी वापस लौट आती है। अब उन्हें बहुत सी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। इसीलिए वह उन सभी सबूतों और दस्तावेजों को शिवा के हवाले कर देती हैं, जिनमें लोगों पर हुए अत्याचार, दर्द और कई छिपे हुए सच दर्ज थे। वह शिवा को फाइल्स के साथ दिल्ली जाने के लिए कहती है ताकि इतिहास का एक काला सच पूरी दुनिया के सामने आ सके। और इसी दमदार कहानी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।